अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर का इशू पिछले 70 से ज़ायद सालों से तो लिम्बो में है ही, मगर पिछले साल एक ऐसा वाकया हुआ जिसको हमने पहले भी कहा, हिला देने वाला वाकया था। आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक कर दिया गया और उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। पिछली चंद वीडियोस में हमने डॉक्टर मुनिस अहमद के साथ तो डिस्कस किया ही कि कश्मीर की डायनामिक क्या है, उसके क्या उसके हवाले से सोल्यूशंस क्या हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और अवाम का रोल क्या होना चाहिए और क्या रहा है। लेकिन हमने सोचा कि बड़ा ज़रूरी है कि कश्मीरी कौम की आवाज़ तक पहुंचा जाए और उसके लिए हमने मुशाल हुसैन मलिक को अप्रोच किया. She's a great advocate of the cause of Kashmir. She's also married to the great Hurriyat leader Yasin Malik, whose struggle I think is well known throughout the world. He's been in solitary confinement for quite a while now, and we know of the sacrifices he's made for the people of Kashmir and for this struggle. इस इंटरव्यू को करने का मकसद ये है और उनकी बातें सुनने के बाद मैं खुद कोई तमहीद बांधना नहीं चाहती, बस ये कि इस इंटरव्यू को देखें, समझें और सोचिए कि हम आखिर कितने पानी में और हम कितनी कॉन्शियसली एफर्ट्स कर रहे हैं कश्मीर की स्ट्रगल और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए. So here you go. First off, before we begin, I want to know, क्योंकि हमें इधर उधर से खबरें तो मिलती रहती हैं बट कुछ ऑथेंटिसिटी का इतना ज़्यादा नहीं पता होता. तो यासीन साहब, we know that he's been struggling for a long while and he has been sick. तो अगर उनकी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा आप बता सकें तो that would be great. जी जी, उनका इस वक्त हेल्थ नेचुरली क्योंकि कन्फाइंड है और ही इज केप्ट इन तिहाड़ जेल नंबर 7 और इट्स वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस जेल्स इन द वर्ल्ड. और यहाँ पे मकबूल भट्ट को भी शहीद किया गया, उनको फांसी लगी गई. बहुत मशहूर जो कश्मीरी लीडर थे, हिस्टोरिकल रोल है उनका, सिंबल है वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का कश्मीरियों का. उसके बाद वहाँ पे एक अफजल गुरु थे, he was a Kashmiri. He was hanged in Tihar jail and he was hanged without any proofs. और Supreme Court की फैसला हुआ था in 2013. You can Google that also, Ruba. उसके अंदर लिखा हुआ है, to satisfy the conscience of the Indian public, we will hang him. So there was no proof, just to satisfy the conscience. Imagine the conscience, the bloodthirsty conscience of the Indian nation, according to that ruling, was to hang a Kashmiri. तो वहीं पे इनको रखा हुआ है और उसके भी सबसे खतरनाक सेल के अंदर रखा हुआ है, which is called a death cell. और वो भी 5 by 7 feet का है, because my sister-in-laws, they used to visit him there. It was very difficult for them to get permission and to meet him, but फिर वो क्लासरूम में उनको बैठे होते थे and they would be sitting outside. They could not touch him. फिर वो headphones लगा के बात होती थी. So they shared all this first-hand information with me regarding his health, how fragile he's become. इतनी उनके साथ वहाँ पे साइकोलॉजिकल और फिजिकल टॉर्चर भी उनके साथ हुआ, स्पेशली लास्ट ईयर के अंदर जब NIA वाले, काफ़ी नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी एक है जो हिंदुस्तान ने एक बनाई है, जिसके थ्रू उन्होंने अरेस्ट किया है और इंटेरोगेट कर रहे हैं. तो अगेंस्ट दैट माय हस्बैंड वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक and already he is a heart patient with a metallic valve, because he was tortured in the 90s when he was very young, and he got blood food poisoning. So because of that, he has a metallic valve, so he needs anticoagulants, blood thinning medicines for the functioning of the heart. So वो भी इनकी medication भी irregular रही है वहाँ पे. Then many other issues he's had, kidney issues, kidney stones, and problem in the leg. He was injured बहुत shoulder में. फिर ऐसी अनहाइजेनिक कंडीशन में तो you can imagine एक healthy इंसान भी कितना वीक हो सकता है. एंड देन साइकोलॉजिकल प्रेशर्स जो हैं उनके ऊपर, स्पेशली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, वो एक खुद ही एक इतना बड़ा एक ट्रॉमा है एक इंसान के लिए, टू फेस दैट, कैद तन्हाई. तो अभी भी हालत उनकी, अब कोरोना कम ऑल ओवर द वर्ल्ड और उससे एक लॉकडाउन हुआ है, तो उसमें वन थिंग इज हैपेंड इज दैट people like countries are announcing depopulating even the prisons and places which are overcrowded, and especially the prisons. So India is doing the total opposite of that, और ये उसकी जगह और भी overpopulate कर रहे हैं,
इंडियन प्रिजन्स को कश्मीर के अंदर भी जो प्रिजन्स हैं and a lot of Kashmiri political prisoners are locked up. And Tihar has की खबरें जो आई थी in the newspapers that वहाँ cases आए हैं COVID-19 के. So that is also very worrisome because no family member can meet him, no lawyer can meet him these days. It's almost like 2 months हो गए हैं and we have no idea how he's doing. तो जिस तरह बीच में आई थिंक लास्ट ईयर एंड ऑफ लास्ट ईयर खबर आई थी कि उनको हॉस्पिटल मूव किया है, तो हैज ही रिकवर्ड फ्रॉम दैट स्पेसिफिक इंसिडेंट या जो वो एक बीमारी आई थी? लास्ट ईयर अप्रैल के अंदर उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी कि उनको फिजिकल भी टॉर्चर किया था और उनको फोर्सफुली एनआईए वाले चाह रहे थे कि वो गिव इन कर दें उनके प्रेशर को और जो जो झूठे इल्ज़ामात थे उसके खिलाफ, मतलब वो चाह रहे थे कि ये उनको एक्सेप्ट कर लें, बट ही फेल्ड टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द प्रेशर्स कमिंग फ्रॉम द इंडियन स्टेट एंड ऑल देयर पॉलिसीज, और फिर उन्होंने रीसरेक्ट किए जो फॉल्स 30-year old केसेस अगेंस्ट यासीन साहब, जो टाडा कोर्ट्स जो बहुत ही नोटोरियस और बदनाम है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड और विंडिक्टिव पॉलिसी की जो जो इंडियन रजीम ने जो पॉलिसीज की जो कि एलिमिनेट करना चाहती हैं, जो इनका नज़र आता है जो सिलसिला, इट इज़ टू एलिमिनेट द लीडरशिप एंड दे आर नॉट रियलाइजिंग कि हाउ terrible it's going to become for the Indian nation also, because he's part of the solution. The leadership of Kashmir is not part of the problem. So he was unwell. I don't know. We heard he was taken to some nursing home, but I really don't know. I cannot confirm Aruba about it because my sister-in-law told me that he's not being hospitalized. और फिर उसके बाद हॉस्पिटल एक उनका कोई अंदर भी डॉक्टर होता है, एक दो डॉक्टर्स होते हैं तिहाड़ के अंदर, तो वो तो फिर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स ओवर देयर, तो उस तरह की अटेंशन देना, एंड देन ऑलरेडी ही हैज न्यूमरस एलिमेंट्स एंड सीरियस वंस, एंड देन हाउ ही इज बीइंग ट्रीटेड, फिर वहाँ पे अनहाइजीनिक है, ओपन टॉयलेट है, छोटे से कमरे में उनको बंद किया हुआ है, पानी का भी ज़माने में उनको पानी भी बहुत कम दिया जा रहा था, तो उससे भी उनकी किडनीज बहुत ड्राई आउट हो गई थी, तो बहुत से इश्यूज हैं और चल रहे हैं इस वक्त भी। अच्छा, तो इन टर्म्स ऑफ यू मेंशन कोरोना, तो उस लिहाज से भी कुछ खबरें ये आ रही थी कि कश्मीर में बहुत वाइड स्प्रेड है कोरोना का, इन्फेक्शन का जो रेट है, तो इज दैट ट्रू? It's very true and there are many organizations, अब इसको भी काफी महीने हो गए जब COVID-19 की वेव शुरू हुई है, अप्रैल आई थिंक 6 था कि 7 था कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, हाउ ही अपील टू द वर्ल्ड बॉडीज, द ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो है मिशेल बैचलेट, उन्होंने भी कहा था कि जो गवर्नमेंट से ऑल ओवर द वर्ल्ड दे मस्ट एग्जामिन वेज ऑफ रिलीजिंग दोज प्रिजनर्स जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं COVID-19 के। तो कश्मीरियों पे तो टॉर्चर भी बहुत हो रहा है, बहुत से बीमार भी हैं और उनको नेचुरली लो रिस्क ऑफेंडर्स हैं क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, वो कोई मर्डरर्स नहीं, कोई टेररिस्ट नहीं है। और उसके ऊपर आई रिमेंबर पर्टिकुलरली एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑलमोस्ट लाइक 6 ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इकट्ठे एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू की थी, इट वाज द एशियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट, फिर उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन्स, and there was World Alliance for Citizen Participation, and then International Commission of Jurists, which is very important, then International Federation of Human Rights, सारी world renowned ये organizations है, और World Organization Against Torture वो कश्मीरियों के हवाले से उन्होंने की, ये जो कश्मीरी वहाँ पे हैंग कर रहे हैं उनका फेट, और नंबर ऑफ कंफर्म केसेस हैं उस टाइम पे, आई डोंट नो कुछ 4000 केसेस थे प्रिजन्स के अंदर, तो अब तो और भी ज्यादा डिलैपिडेटेड, और प्रिजन्स के अंदर वैसे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए प्रिकेरियस हाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, और इंडियन प्रिजन्स तो नेचुरली एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है फॉर द स्प्रेड ऑफ कोरोना, और अवाम भी वहाँ पे जो द पब्लिक ऑफ कश्मीर and the Indian occupation already was facing a severe lockdown post 5th August, um, abrogation of Articles 370 and 35A. तो उससे भी ये हुआ है कि severe food shortages थी, economic blockades इंडिया ने लगाए हुए थे कोरोना से पहले के,
तो हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं थी लोगों के लिए, वैक्सीन नहीं थी उस समय। तो अब तो टेस्टिंग किट्स भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि कोरोना आ गया है, वो भी बहुत कमी है। कोई लाते भी हैं तो उनको भी दे आर अटैक्ड बाय द इंडियन आर्मी, डॉक्टर्स गेट अटैक, पहले भी खैर होते थे डॉक्टर्स भी, तो अब तो और भी ज्यादा इट्स एट रिस्क द होल सिचुएशन ओवर देयर। Okay, so since you mentioned Article 370 or 35A का revocation, I'd like to move forward towards that. उसके अंदर before we go, deep into, किया जाया था कि जो कोरोना के बाद हमारा लॉकडाउन हुआ था पाकिस्तान में या दुनिया भर में, तो सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया कि अब फाइनली कश्मीरियों की स्ट्रगल को या उनके जो एहसासात हैं स्पेसिफिकली पोस्ट अगस्त लास्ट ईयर, उनको अब लोग ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं. Did you feel or do the people of Kashmir feel कि ये एक बहुत unfair comparison है, क्योंकि obviously एक voluntary lockdown is something completely different, and then when you factor in an occupying force and then the torture alongside it, तो वो एक अलग ही dynamic बन जाती है. तो I wanted to know, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इसको share कर रहे थे. It's people are relating to it. It's becoming more relatable to people that they're confined in their homes. But other than that, these confinements or lockdowns जो globally हुए हैं, they've been implemented by the regimes to save the livelihoods, save the lives, sorry, of the citizens of that land, right? And their security, their health, everything to protect them. अनलाइक जो कश्मीर में हो रहा है, बट एक चीज कॉमनैलिटी जरूर है कि वो जिस तरह लोगों की लाइफ बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर आ गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो सब लोगों को अब ये रियलाइज तो हो रहा है द क्लॉस्ट्रोफोबिया, द लेवल ऑफ एंजाइटी कि सारा वक्त घर में ही रहना है, और जो फियर है कि एक दूसरे को मिलेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन्फेक्शन कैच हो जाएगा, लाइक इट्स could be contagious and everything. एंड मास्क पहने, मास्क से ये होता है कि एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है लोगों में कि यू कांट ब्रीथ प्रॉपर्ली, की आदत नहीं होती कि हर वक्त यू हैव दिस मास्क ऑन योर फेस। और फिर फूड शॉर्टेजेस भी हुई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर इकोनॉमीज क्रैश कर गई, उससे ग्लोबल रिसेशन आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई। तो जब इस तरह एक पूरा एक लॉकडाउन कहीं पे भी होता है, स्पेशली कश्मीर में, तो वी आर हैविंग, I mean, it's not even a lockdown, it's a complete curfew, occupation force, and there's like a siege going on over there. That is the only comparison. But other than that, jo Kashmir mein people face every day, it's the occupation. They themselves are the corona, the Indian forces, the Indian weapons, the Indian bullets, and wherever people go, they're unsafe. They're not safe in their homes, they're not safe outside, and if they want to smile, if they want to peep out of the window, they can be blinded, and rape and other things, rape and torture are used as weapons of war over there, and this is their lifestyle. So एक हल्की सी एक hint आई है लोगों को कि जो एक fear, एक panic लोगों के अंदर आया है, on पूरी एक society, मतलब एक nation को globally आया है. Every nation felt that fear factor that we might be losing our loved ones. तो ये जो कलेक्टिव जो फीलिंग्स आई हैं, इमोशंस आए हैं, तो उससे थोड़ी बहुत एक रियलाइजेशन जरूर हुई है कि ओ कश्मीर में तो हम बचपन से ही सुन रहे थे कि वहाँ पे ये होता है, पैलेस्टाइन के अंदर, बट नाउ वी शुड realize their pain even more, and maybe this was God's way of telling people that what people of conflicts and war zones go through. शायद अल्लाह चाहता है कि हम लोग जो प्रिविलेज लोग हैं या जो सॉवरन नेशंस के अंदर हैं, we realize our blessings also, and then we start working on issues which are so imperative for global peace and security and humanity, and then definitely लोगों को ये अंदर से पिंच हुआ है कि ओ ये कश्मीरी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते इतने महीने, पेरेंट्स की कोई जॉब नहीं है, जॉब्स खो गई हैं, पैसे नहीं है खाने पीने के लिए, फूड शॉर्टेजेस हो रही हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही, टेस्टिंग किट सारी अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल्स के अंदर भी मातम हो रहा है हर जगह, बेरी नहीं कर सकते अपने लव्ड वंस को। इसी तरह वहीं पे होता है ना, अमेरिका के अंदर भी इन द गराजेस पीपल वर burying their loved ones, they couldn't even touch them. तो दिस इज सम सिमिलर टू द डेड बॉडीज जो आती हैं शहीदों की, अगर उनको कुछ बहुत दफा आता है, देयर चार्ट, देयर डेड बॉडी, देयर ऑर्गन्स आर, देयर म्यूटिलेटेड, हाथ लगाने की इजाजत नहीं होती,
वेरी करने की इजाजत नहीं होती। तो वो चीजें लोग उस लिहाज से रिलेट कर रहे हैं इमोशनली एट अ ह्यूमन लेवल। Okay, so I think you summed it up perfectly in the sense ke thoda sa I think the way that you're relating it to the struggles of the people post corona. But again, I would like to reiterate ke dynamic का फर्क I think और उसके अंदर जो मतलब situational context जो है उसकी वजह से I still feel कि obviously उनकी struggle is something completely different and much bigger than what we are facing. So, Absolutely. moving from there, if we go on to the context of जो revocation हुई पिछले साल और उससे पहले तो we know कि it's been a long struggle, 70 years से ज़्यादा हो गए हैं. उसके बाद एक ऐसी चीज़ हुई जो कि at least for Pakistanis सोचा शायद हो, गुमान में भी आया हो, बट कभी रियलिस्टिकली उसके बारे में पॉन्डर नहीं किया कि शायद ऐसा भी कुछ हो जाएगा, या शायद हमने सोचने की उस तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की कि इंडिया शायद ऐसी कोई चीज़ कर सकता है. तो उससे रिलेटेड हाउ वुड यू evaluate the role of the Pakistani government following the revocation of Article 370 and